जय भीम इंडिया में मैं चेतना आप सभी का स्वागत करती हूं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर जहां कुछ विशेष कर बाबा साहब को अभिवादन करना चाहते हैं तो ऐसे में बच्चे भी पीछे नहीं हैं। वर्धा जिले में स्कूली छात्रों ने लेजिम खेलते हुए रैली निकाली। वहीं बाबा साहब की मनमोहक झांकियां भी आकर्षक का केंद्र रही। वर्धा जिले में भी अंबेडकर जयंती पर स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर अपना जल्लोष दिखाया तथा लेजिम खेलकर अपना आनंद व्यक्त किया। साथ ही ढोल ताशे की धुन पर युवा वर्ग नाचते नजर आए। इस दौरान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ पर परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने सहभाग लिया। साथ ही अंबेडकर जयंती पर लड्डू भी वितरित किए गए तथा झांकियां भी नजर आई, जिसमें सारे लोग झूम उठे और अपना आनंद व्यक्त करते हुए बाबा साहब को अभिवादन किया। इस अवसर पर महिला वर्ग तथा युवा वर्ग ने नीले फेटे बांधकर अपना उत्साह व्यक्त किया और बाबा साहब के विचारों को उपस्थित लोगों के सामने रखा गया। आमच्या आदर्श शाहूनगरमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सार्वजनिक वाचनालयाची आज 125व्या वाढदिवशी आमची सुरुवात झालेली आहे। या वाचनालयामध्ये प्रत्येक समाजाच्या व्यक्तीला बाबासाहेबांचे लिटरेचर आणि बहुजन समाजातील सर्व महापुरुषांचे लिटरेचर इथे मिळणार आहे। तसेच इथे कॉम्पिटिशन एक्झाम MPSC UPSCच्या विद्यार्थ्यांना आमच्या वाचनालयामध्ये मार्गदर्शन सुद्धा मिळणार आहे आणि या परिसरामध्ये वर्धा जिल्ह्यातून एक नावलौकिक वाचनालय निर्माण जी के नाम पर वर्धा में बौद्ध अध्ययन केंद्र है और आप लोगों ने जो बाबा साहब अम्बेडकर की किताब है बुद्ध एंड धम्मा, उसका आप लोगों ने बहुत ही गहनता से अध्ययन किया है। और हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर का जो बुद्धिज्म है, धर्मानंद कोसंबी जी का जो बुद्धिज्म है, अनंत आनंद कौशल्यायन जी का बुद्धिज्म है, भिक्षु धर्म रक्षित का जो बुद्धिज्म है और सारा का सारा बुद्धिज्म जो भगवान बुद्ध की बुद्ध वचन की वाणी से निकला है, उसी को हम लोग सिखाते और पढ़ाते हैं। हम लोग MA का पाठ्यक्रम चलाते हैं, MPhil कराते हैं, PhD कराते हैं, पाजी का डिप्लोमा है, बौद्ध अध्ययन का डिप्लोमा है। यदि आप लोग उसको बहुत गहराई से पढ़ें तो जो हमारे अपने बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, हम लोग तो इस बात को मानते हैं कि यहाँ सचमुच में बाबा साहब अम्बेडकर ने उसकी एक एक लाइन वो एक एक मोती की तरह है। वो एक सागर में जैसे एक मछुआरा एक गोताखोर सागर के अंदर जाता है और उसमें से एक एक मोती चुन के माला बनाता है, वैसे करके वो एक एक माला उस धागे में पिरोई गई है, तब जाके बुद्ध एंड धम्मा लिखी गई है। मैं कुछ बौद्ध अध्ययन का और पाली भाषा का मैं विद्यार्थी हूँ और मैं जब पूरा त्रिपिटक को देखता हूँ, उसकी अटकथाएं देखता हूँ, आचार्य उद्घोष की अटकथाएं देखता हूँ, आचार्य दिग्नाथ, आचार्य धर्मकीर्ति, आचार्य अशुघोष, इनका लिखा हुआ जब मैं सारा देखता हूँ, खदंत बनरतन में शंकर का लिखा हुआ देखता हूँ, तो मैं अचंभे में पड़ जाता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसे व्यक्ति सचमुच में वो महापुरुष और विश्व भूषण है, विश्व रत्न है। उन जैसा व्यक्ति जिसके पास भारत का संविधान लिखने का काम था, जिसके पास राजनीतिक तौर से हम लोगों को प्रबोधन करने का काम था। आपको पता होगा वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से राजनीतिक चेतना भी हम लोगों में पैदा कर रहे थे। काही होते त्यांचं आडनाव तांबे। आज तुम्ही जोड नावं पाहतात की अमुक वसुंधरा पेंडसे नाईक किंवा अजून अमुक अशी जोड नावं घेतात, पण या तांबेबाईंनी त्या काळामध्ये सुद्धा आपलं आडनाव बदललं नव्हतं। या तांबेबाई ज्या होत्या त्या कोकणातल्या आणि डॉक्टर बाबा त्यांचे जे यजमान होते ते देशावरचे गायकवाड, तेव्हा दलितांमध्ये सुद्धा मान होतं। पण या बाईंचं लग्न त्या गायकवाडांशी बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे पहिलं आंतरजातीय लग्न लावलं ते ह्या तांबेबाईंचं लावलं होतं। या तांबेबाई आम्हाला तिसरी शिकवत होत्या, तिसरी चौथीला मला शिकवत होत्या। त्यावेळी त्यांनी जो केलेला संस्कार आहे तो मला आजही उपयोगी पडतो। ते सांगायच्या की जात धर्म भय देव हे सगळं तुम्ही बाजूला टाका आणि एक माणूस म्हणून तुम्ही निर्माण व्हा। त्यावेळी मला कळायचं नाही, पण माझी आई सुद्धा शिक्षिका होती भाऊराव पाटलांच्या शाळेमध्ये। भाऊराव पाटलांनी तिला शिकवलेलं होतं। अनेक वाईट प्रसंग आले तर मला त्यांनी जेव्हा 17 वर्षाचा असताना माझे वडील वारले। आता जे अंधश्रद्धेचं सांगितलं पद्धतीने वाढतंय, ही जर बघितलं तर हा कधी शाहू फुले आंबेडकरांचा प्रभाव असलेला देश असं तुम्ही म्हणू शकता, प्रदेश असं म्हणू शकत नाही।
तुम्हाला एक माहितीसाठी सांगतो, या आसाराम बापूवरती 1 नंबर नालायक माणूस, 2 बलात्काराचे आरोप असलेला माणूस काही सज्जन असू शकतो का? पण बायकांनी त्यांच्या मंगळसूत्राबरोबर त्याचं लॉकेट लावलं. मंगळसूत्रामध्ये मंगळसूत्र पवित्र मानतात ना, मग तिथे अनिरुद्ध बापू, तिथे आसाराम बापू कशासाठी पाहिजे? जहां महाराष्ट्र के साथ ही कई राज्यों में पानी की भीषण समस्या है, वहीं दूसरी ओर अपने स्वार्थ के लिए नेता हजारों लीटर पानी बर्बाद कर रहे हैं। भिवंडी में एक बीजेपी कार्यकर्ता दयानंद नेने ने आरोप लगाया है कि कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भिवंडी के दौरे पर आने वाले थे और उनके स्वागत के लिए हेलीपैड की धुलाई की गई, जिसमें लगभग 10,000 लीटर पानी बर्बाद हुआ। तो एक खुला मैदान था उधर, और उधर बाकायदा एक टैंकर से वो मैदान पे पूरा पानी छिड़क रहे थे। मैं थोड़ा चौंक गया कि यहाँ पे इतना पानी क्यों छिड़का जा रहा है एक टैंकर से। तो जाके उधर जो लोकल पुलिस खड़ी थी उनको पूछा ये क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक हेलीपैड टेम्पररी बांध रहे हैं मंत्री महोदय आने वाले इसलिए, तो उसके लेवलिंग और बॉन्डिंग के लिए ये पानी छिड़का जा रहा है। तो मैं थोड़ा चौंक गया। थाना में बाजू में 20 किलोमीटर बाजू में थाना में एक हेलीपैड है, तो ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे क्यों लाया जा रहा है? आप लोग हेलीकॉप्टर थाना ले जा सकते हो और वहाँ से मंत्री महोदय को गाड़ी में बिठा के लेके आ सकते हो, 20 मिनट में वो भिवंडी पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने बताया कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमको ऑर्डर जो इसे मिला है हमसे वैसे हम कर रहे हैं। तो उससे थोड़ा डिस्टर्ब होकर मैंने मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा, क्योंकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि मुख्यमंत्री बहुत ही सिंसियरली और सेल्फलेसली काम कर रहे हैं महाराष्ट्र राज्य के लिए। तो उनको मैंने ये सारी जानकारी एक खत द्वारा लिख के दी है। देश में लोकतंत्र देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती विभिन्न संस्था संगठनों में मनाई गई। वही अखिल भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण SC/ST कर्मचारी कल्याण संगठन ने भी सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस दौरान एडवोकेट सुरेश माने और भूवैज्ञानिक विभाग के अपर महानिदेशक N कुटुंबराव उपस्थित थे। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने करोड़ों दलित, शोषित, पीड़ित और गरीब तबके के लोगों को न्याय देने का कार्य किया। ऐसे महामानव की 125वीं जयंती पर सेमिनरी हिल स्थित मध्य क्षेत्र में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अखिल भारतीय भूवैज्ञानिक SC/ST कर्मचारी संगठन ने 7 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत में महापुरुषों के छायाचित्र पर अतिथियों ने हार चढ़ाकर अभिवादन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इसके बाद कार्यक्रम में सभी लोगों ने सामूहिक बुद्ध वंदना ली। अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ से किया गया। इस दौरान अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। So long as the caste is in existence, Ambedkar is irrelevant. Gandhi, others are irrelevant. Clear-cut statement. और कौन छूटना नहीं चाहता? जो छूटे हुए लोग हैं कास्ट से, उनको पूछिए तो देखिए क्यों भाई बुरा लगता है कि अच्छा लगता है। चाहे किसी भी समाज का हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे फॉरवर्ड हो, चाहे इवन ब्राह्मण आदमी हो, कोई बात नहीं। उनको अगर आप पर्सनली पूछिए कि जाति से मुक्त होने से आपको कैसा लगता है, तो ही विल ऑलवेज से अच्छा लगता है, कोई बुरा नहीं है। अगर सबको जाति से मुक्त होना अच्छा लगता है, तो फिर अंबेडकर की बात स्वीकारने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। कास्ट मुक्त भारत, अगर ये बात हम रखें कास्ट मुक्त, तो अंबेडकर ज्यादा रिलेवेंट करते। इतना ही नहीं तो अंबेडकर जब आगे बढ़ते, जैसे आपका डिपार्टमेंट है जियोलॉजिकल सर्वे, मुझे मालूम नहीं क्योंकि कोई बुलेटिन में देखना चाहता था लेकिन मुझे कहीं नहीं दिखा टेबल पे किसी पे what actually to work. लेकिन little bit I can understand the functioning nature of your organization. Nation building process में 42 to 46, Ambedkar was handling 4 prime responsibilities in the Executive Viceroy Council.
labor, energy, water resources, and one more, four responsibilities you must handle. कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों का पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सत्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके 125वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मध्य क्षेत्र नागपुर की ओर से यहाँ SC/ST कर्मचारी कल्याण संगठन की ओर से यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे सूरज माने सर तथा कुटुंबराव सब उपस्थित हुए। हम जो यहाँ पर उपस्थित हुए उन सभी के शुक्रिया अदा करते हैं और सभी को देशवासियों को हम 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुभेच्छा देते हैं। जय भीम। जय भीम। कानपुर शहर में किसी ने सोचा भी नहीं होगा ऐसी मिसाल देखने को मिल रही है, जहां एक ही जगह पर हिंदू और मुस्लिम एक साथ पूजा करते हैं और अल्लाह को याद करते हैं। कानपुर के टाटमिल चौक पर एक ऐसी ही जगह है जहां हिंदू समाज का मंदिर और मुस्लिम समुदाय की मस्जिद एक ही परिसर में बनी हुई है। सांप्रदायिक शांति की इससे बड़ी मिसाल शायद ही कहीं देखने को मिले। यहाँ के लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए जातिवाद और भेदभावपूर्ण नीति से दूर होकर जिंदगी बसर कर रहे हैं। पिछले 40 वर्षों से कानपुर महानगर के टाटमिल स्थित चौराहे पर स्थित है। यह अपने आप में सांप्रदायिक सौहार्द और एकता की एक ऐसी अनूठी मिसाल है। किसी प्रकार का कोई विद्वेष कभी पैदा नहीं हुआ। मंदिर और मस्जिद बिल्कुल अगल बगल आमने सामने हैं। एक ही समय पर यहाँ पर पूजा भी होती है, एक ही समय पर यहाँ पर अजान और नमाज भी होती है। नमाजी भाइयों और पूजा करने वाले जो धार्मिक भक्त हैं उन सबका आने जाने का रास्ता भी एक है। वजू के लिए भी एक ही नल से पानी लिया जाता है और हाथ पैर धोने के लिए भी वही नल इस्तेमाल किया जाता है। एक ही स्थान से नमाज करने वाले, पूजा करने वाले आते और जाते हैं, एक दूसरे से प्रेम के साथ रहते हैं। तो ये सांप्रदायिक सौहार्द की एक अनूठी मिसाल कानपुर महानगर में है और मुझे लगता है कि अगर इसी प्रकार का सांप्रदायिक एकता का माहौल पूरे देश में हो जाए तो किसी प्रकार की कोई भी न तो कहीं असहिष्णुता है, न ही किसी प्रकार का वैमनस्य है, न कहीं कोई भेद है। हम सब एक ही व्यक्ति के उपासक हैं और इसकी एक बहुत जीती जागती मिसाल ये टाटमिल चौराहा कानपुर में स्थित मंदिर और मस्जिद है। करीब 10 साल हो गए हम लोगों को यहाँ इस मंदिर में पूजा पाठ करते हुए, और यहाँ से अनुष्ठान वगैरह शहर में बाहर भी जाते हैं लोग, सभी विद्वानों के सहित जो है कोई यज्ञ है, अनुष्ठान है, बड़े से बड़े कार्य जो है यहाँ के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान। अच्छा पंडित जी, यहाँ पर एक ही प्रांगण में मंदिर भी बना है, मस्जिद भी बनी है? हाँ, दोनों। वो अपनी नमाज अदा करते हैं और हम अपना पूजन पाठ करते हैं। हमारी आरती पूजा अपने समय से होती है, उनकी नमाज अपने समय से, एक ही गेट से दोनों वो भी निकलते हैं मोहम्मदन, और हम हिंदुओं के जो भी भक्त लोग आते हैं वो भी आते हैं। कोई कभी विवाद आप लोगों के बीच? हाँ, आज तक कभी कोई नहीं। एकता का वो है, प्रतीक है ये। यहाँ हिंदू और मुस्लिम का एक जो है तो वो देखने को मिलता है कि आपस में कभी कोई लड़ाई झगड़ा फसाद वगैरह कभी कुछ नहीं हुआ। जब होती है तो आरती रुक जाती है। आरती अजान का तो पूरा टाइम है एक, है ना, आरती का तो अपना अलग टाइम हो जाता है, थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है। ये हमको हो गया है 27 साल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम लोग भाई मिलजुल के रहते हैं, मतलब पंडित जी हम लोग बिल्कुल भाई की तरह रहते हैं, मिलजुल के, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। विदर्भ के अकोला जिले में पृथक विदर्भ के लिए राज्य के पूर्व महाधिवक्ता श्रीहरि अने के नेतृत्व में अकोला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका विरोध करते हुए शिव सैनिकों ने हंगामा किया। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने युवकों पर लाठीचार्ज भी किया। महाराष्ट्र राज्य तलाठी पटवारी मंडल अधिकारी समन्वय महासंघ की ओर से मांगों को लेकर धरना दिया गया। जिलाधीश कार्यालय के सामने आयोजित धरने में 7/12 के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर में सुधार किया जाए, पटवारी के साथ मिलकर एक दस्ता गठित किया गया। दोन मागण्या आमच्या महाराष्ट्र समन्वय तलाठी पटवारी महासंघाच्या मागण्या केलेल्या आहेत शासनाला। मागे महसूल मंत्र्यांनी घोषणा केली होती की साजाची पुनर्रचना करण्यात येईल, तर एका साजावर 5-5 साजांचं काम एक तलाठी करत आहे आणि ही मागणी शासनाने मंजूर केली होती, तलाठी साजाची पुनर्रचना करू म्हणून।
तरी पण 2015ला केलेली मागणी 2016पर्यंत अजूनपर्यंत मंजूर झाली नाही. ही एक मागणी आहे. साजाची पुनर्रचना अगदी तत्परतेने करावी. दुसरी अशी मागणी आहे की जे सॉफ्टवेअर निर्माण केलेलं आहे, सॉफ्टवेअर जे आहे 7/12 प्रणाली करतात, ते सॉफ्टवेअर अतिशय चुकीचं आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नाहक त्रास होतो आणि पर्यायाने तलाठ्यावर रोष होतो. त्यामुळे तलाठ्यांच्या जे सॉफ्टवेअर दुरुस्त झाल्याशिवाय संगणकाची जबरदस्ती करू नये. पहिले सॉफ्टवेअर दुरुस्त करावं, नंतरच संगणकीकृत अंमलबजावणी करण्यात यावी. तिसरी गोष्ट अशी आहे की जे रेती माफिया आहे, अनेक रेती माफिया तलाठ्यांवर हल्ले करतात, महसूल विभागावर हल्ले करतात. तर माझं असं म्हणणं आहे की शासकीय जे तहसीलदार आहे, PSI आहे आणि त्यासोबत पोलीस आणि तलाठी यांची टीम करून फक्त तलाठी रेती माफियांचे रेती चोरी रोखली पाहिजे. अन्यथा एकट्या तलाठ्याला रेतीसाठी पाठवू नये. या प्रमुख मागण्या आहेत. यासाठी हे संपूर्ण आंदोलन आहे. सर्वात प्रमुख मागणी जर असेल तर साजाची पुनर्रचना आणि संगणकीकृत 7/12ची सॉफ्टवेअर प्रणाली आणि या सगळ्या लोकांच्याच फायद्याच्या. कोल्हापुर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद रामदास आठवले ने कहा कि दलितों के लिए सरकार ने कड़े कानून बनाने चाहिए, साथ ही दलितों के बजट में निधि का ज़्यादा प्रावधान करना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निचले तबके के लोगों को ऊपर उठाना चाहिए. आठवले कोल्हापुर में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. प्रधानमंत्र्यांची भूमिका ही भारतीय संविधानाचीच भूमिका असली पाहिजे आणि तशी नसेल तर त्यांना 1 मिनिट सुद्धा सत्तेवर राहण्याचा अधिकार राहणार नाही. आणि जर या देशाचं संविधान बदलण्याचाच प्रयत्न केला तर आम्ही सरकार कोणाचं असो आम्ही त्यांना बदलून टाकल्याशिवाय राहणार नाही. आणि त्यामुळं मला वाटतं की आता नरेंद्र मोदी आता 2 वर्ष 1 वर्ष 11 महिने होत आलेले आहेत, अजून त्यांची 2 वर्षे पूर्ण झाली नाही. तरी काँग्रेसवाले त्यांना प्रश्न विचारतायत की काय झालं, काय गेलं. मग तुम्ही 60 वर्षामध्ये जे काही केलं नाही ते त्यांनी 2 वर्षामध्ये केलेलं आहे. तर त्यामुळे मला असं वाटतं की पण अजूनही आमची सरकारकडून अशी अपेक्षा आहे की दिलेली आश्वासनं पाळण्याचा प्रयत्न 5 वर्षामध्ये होणं अत्यंत आवश्यक आहे. महागाई कमी होत नाही आहे, परंतु महागाई कमी करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला पाहिजे असं माझ्या पक्षाचं मत आहे. त्यानंतर जो काळा पैसा आहे तो काळा पैसा आणू असं आपण सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी नरेंद्र मोदी म्हणत होते. त्यांनी तो काळा पैसा आणण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. दलितांवर आज जी खेड्यापाड्यामध्ये अत्याचार होत आहे ते अत्याचार थांबवण्यासाठी कठोर कायदा केला पाहिजे असे आपलं मत आहे. त्यानंतर दलितांचं जे बजेट आहे ते बजेट वाढवलं पाहिजे, कारण आज जी देशामध्ये 70% बिलो पॉवर्टी लाईनची संख्या आहे. त्यामुळे आता काँग्रेस विचारेल की नरेंद्र मोदीने काय केलं, तर तुम्ही 70% लोकांना बिलो पॉवर्टी लाईनमध्ये ठेवलं तेवढ्या वर्षामध्ये. देशाची इकॉनॉमी जी आहे ती इकॉनॉमी ही श्रीमंत माणसांना श्रीमंत करणारी असणं ही बाब घटनेला मान्य नाही. उद्योग चालले पाहिजेत, उद्योगपती आले पाहिजेत, लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत, पण अनिल अंबानी आणि मुकेश अंबानीचीच प्रॉपर्टी वाढवणं हे घटनेचं ध्येय नाही. घटनेचं ध्येय आहे ती खालच्या माणसाला वर आणण्याचं घटनेचं ते ध्येय आहे. आणि त्यामध्ये काँग्रेस सरकार एवढ्या वर्षामध्ये फेल ठरलेलं आहे. आणि नरेंद्र मोदींकडून आमची अपेक्षा आहे की त्यांनी खालच्या वर्गाला वर आणण्याचा प्रयत्न करावा. आणि जर खालच्या वर्गाला वर आणायचं असेल तर वरच्या वर्गाला खाली कसं आणायचं, एकदम खाली आणू नका, परंतु थोडं त्यांना खाली आणलं पाहिजे. त्यांना खाली आणल्याशिवाय खालच्या माणसांना वर तुम्हाला पाठवता येणार नाही, म्हणजे वर आणता येणार नाही. त्यामुळे अशी इकॉनॉमी असली पाहिजे की या ठिकाणच्या गोरगरिबाला पोटभर खायला तरी मिळालं पाहिजे. ज्याच्याकडं 4 चाकी गाडी आहे त्याच्या तर यांच्याकडं एखादी मोटरसायकल तरी आली पाहिजे. गरीब शोषित दलितों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती पूरे भारतवर्ष में बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई. इसी तरह पूना में भी बाबा साहब की जयंती में 125 किलो का केक काटकर बाबा साहब को अभिवादन किया गया. उनके विचारों को भी व्यक्त किया गया. आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 125वी जयंती आहे. सर्वजण काय अलग अलग उपक्रम करतात आणि माझ्या मनाला वाटलं की मी काहीतरी वेगळं करावं, म्हणून मी 125व्या जयंतीनिमित्त मी 125 किलोचा केक असा उपक्रम राबवावा असं माझ्या मनाला वाटलं. म्हणून मी 125 किलोचा केक इथं आणलेला आहे, बनवलेला आहे आणि बाबासाहेबांचा मी वाढदिवस बर्थडे साजरा केलेला आहे. असं कुणीच आतापर्यंत
125 किलोचा केक बनवला नाही. नेपाळमध्ये बनवला होता 120 किलोचा त्यांच्या महाराजांच्या बड्डेचा. पण आपण बाबासाहेब आपण रेकॉर्ड ब्रेक केलं त्यांचं की 125 किलोचा केक बनवून 5 किलो जास्त म्हणून आपण रेकॉर्ड ब्रेक केलेलं आप्पा. हे फक्त हे माझ्या मनातलं बोलतो आणि मी माझ्या मनाने केलेलं आहे सगळं. कोणी मला सांगितलं नाही ना काय नहीं. जय हिंद. महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उनकी 125वीं जयंती यहाँ पर पुणे में मनाई जा रही है और इस जयंती के अवसर पर हमारे कार्यकर्ता वाल्मीकि जाधव उन्होंने 125 किलो का केक यहाँ पर बना के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर उसका एक कार्यक्रम किया है. आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी तादाद में लोग इस केक का आस्वाद ले रहे हैं. वाल्मीकि जाधव ने एक नया कार्यक्रम नया उपक्रम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर यहाँ पर पेश किया है. इसलिए मैं उनका शुक्रिया करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ. जय हिंद. ब्रेक के बाद फिर रुक करते हैं खबरों की ओर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अकोला शहर में बार एसोसिएशन की ओर से मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ के न्यायाधीश प्रसन्नजीत वराडे की उपस्थिति में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बाबा साहब के जीवन से जुड़े गौरवपूर्ण घटनाओं को भी याद किया गया। इस दौरान वकील संघ के सभी सदस्य और अम्बेडकर अनुयायी मौजूद थे। अकोला विधिज्ञ मंडल ने इस साल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाने का प्रोग्राम बनाकर पूरे जनता को अकोला वासियों को हर्ष उल्लसित करने के उद्देश्य से न्यायमूर्ति प्रसन्न बी वराडे साहब को अकोला में बुलाकर कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम में अकोला के तमाम विधिज्ञ और अकोला के जाने माने लोग उपस्थित रहे। ऐसा एक जयंती मनाने का, इतने बड़ी तादाद में जयंती मनाने का अकोला में ये पहली बार अवसर आया और पूरे विधिज्ञ लोगों ने और पूरे वकील लोगों ने इसमें हिस्सा लेके ये कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से अपनाया और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारधारा को समझ लिया। ये आज के जनता के लिए, आज के समाज के लिए और ये देश के विकास के लिए बाबा साहब की विचारधारा समझना बहुत ही जरूरी हो गया। इस बात पे भी प्रसन्न बी वराडे साहब ने मार्गदर्शन किया। प्रसन्न बी वराडे साहब न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपुर, इनके परिवार से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का काफी अच्छा संबंध रहा। इस बारे में भी उन्होंने बताकर जनता को मार्गदर्शन किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर कोपरगांव नगर पालिका में एक पहल करते हुए प्रबोधनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्तंभ लेखक और राजनीतिक विश्लेषक दादाभाऊ अभंग ने बाबा साहब और महात्मा फुले इनका बहुजनों के लिए योगदान इस विषय पर प्रबोधन किया। कोपरगांव के लोक शायर अन्नाभाऊ साठे नाट्यगृह में आयोजित इस कार्यक्रम में कई गणमान्यों के साथ ही आम्बेडकरी अनुयायी भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। त्याचप्रमाणे महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या 119 जयंतीनिमित्त हा कोपरगाव नगरपालिकेने हा जो कार्यक्रम घेतलेला आहे, आमचे मित्र जितेंद्र रणशूर, खरेताई या सर्वांनी की शिवजयंती आपल्या या शहरामध्ये जोरात होते, सर्व कार्यक्रम जोरात होतात आणि मग डॉक्टर आंबेडकर यांची जयंती सुद्धा आपल्या कोपरगाव शहरामध्ये चांगल्या याच्यामध्ये झाली पाहिजे म्हणून सर्व आमच्या नगरसेवकांनी एक ठराव केला आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती सुद्धा शिवजयंती सारखी जोरात झाली पाहिजे। आज या ठिकाणी आपले दादाभाऊ अभंग यांचे मताची किंमत आणि आमच्या बांधवाच्या मताची किंमत ही एक आहे हे बाबासाहेबांच्या संविधानामुळे। ते असं बोललं होतं की बाबा यांचं मत जितेंद्र रणशूर माजी नगरसेवक आहे, एक मत नगराध्यक्ष पाठक साहेब 100 मत असं बोलले जातं का? सोनिया गांधीच्या मताची किंमत आणि आमच्या भगिनीच्या मताची किंमत एक आहे हे बाबासाहेबांनी निर्माण केलं।
अदानीची आणि अंबानीच्या मताची किंमत, मुकेश अंबानीच्या मताची किंमत आणि त्याच्या ड्रायव्हरच्या मताची किंमत एक आहे हे बाबासाहेबांनी दाखवून दिलं. काय हे संविधानाने आपल्या सर्वांना, तुम्ही सर्वजण या देशाचे मालक आहात आणि ही मंडळी सेवक आहे. तुम्ही मालक आहात, ही सेवक आहेत, परंतु तुम्ही आता सेवक, तुम्ही सेवक झाले तर हे मालक झाले. नगरसेवक, आमदार, खासदार, कलेक्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चांगले बोलले ते नरेंद्र मोदीच्या काय काय गोष्टी. मी प्रधान सेवक आहे, मी जनतेचा सेवक आहे. एवढ्या वर्षांनी ह्या माणसाने मान्य केलं, आपण टाळ्या वाजवल्या पाहिजे. ते बाबासाहेब म्हणत होते की जनता ह्या देशाची मालक आहे. काही गोष्टी मोदी चांगले बोलतात. भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती पूना के निर्भय युवा प्रतिष्ठान की ओर से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान बाबा साहब की भव्य दिव्य ऐसी प्रतिमा भी नजर आई जो आकर्षण का केंद्र बनी। साथ ही भारतीय संसद भवन का एक दृश्य भी झांकियों में नजर आया और काफी मनमोहक दिखाई दिया। भारतीयों को निर्भय युवा प्रतिष्ठान पूना की ओर से भारतीय संविधान के जनक परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर इनकी शतकोत्तर रजत जयंती के अवसर पर हम पूना वासियों की तरफ से हम बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो समाज के लिए जीवन उत्थान का काम किया है उसे हम ये जीवन में कभी भी भुला नहीं सकते। इस उपलक्ष्य में हम 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में बहुत सारे उपक्रम मना रहे हैं। पूरे शहर में बहुत से उपक्रम यहाँ पे हो रहे हैं। हम यहाँ येरौड़ा में कुछ विद्यार्थियों को हमने शिक्षा के लिए मदद की है, कुछ गरीब और अनाथों के लिए हेल्थ की उपाय योजना की है। उसी के साथ यहाँ पे बाबा साहब जी की जयंती के उपलक्ष्य में पूर्व संध्या में हमने एक बड़ी रैली का आयोजन किया है जिसमें बहुत सारे बच्चे, महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या में इसमें सहभागी हैं। बाबा साहब जी ने दिया हुआ शांति, समता, सामाजिक न्याय का संदेश समाज में पहुंचाने के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। ये हमारी सबके तरफ से शुभकामनाएं। पूरे भारतवासियों को हमारे सबकी तरफ से हजारों बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को विनम्र अभिवादन, विनम्र अभिवादन। पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बाबा साहब जी का जो मुख्य तत्व था, शिक्षा की ओर बढ़ो, संगठन करो और अपनी प्रगति करो, ये बहुत बड़ा संदेश बाबा साहब जी ने दिया है और पूरे देश में उसकी मिसाल रखी गई है। और हजारों तरुणों ने शिक्षा के पास जाके अपने कुटुंब का और समाज का उत्थान करना चाहिए। हमें यही अपेक्षा हम युवाओं के पास से करते हैं। खबरों के सिलसिले में आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय भीम।